प्रश्न संख्या 51 जो है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? TFR की बात कर रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेशियो। ये न तो परिवार से संबंधित है, न 1000 की जनसंख्या से संबंधित है। इसका मामला है कि एक महिला, एक वीमेन अपनी चाइल्ड बियरिंग एज में कितने लिविंग बच्चों को जन्म देती है, उसका औसत टोटल फर्टिलिटी रेशियो होता है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न संख्या 52 जो कि इकोनॉमिक्स से है और जिसमें पहला 3 कथन दे रखे हैं आपके सामने और उसमें से पूछ रहा है कौन से कथन सही है। जैसे पहला कथन है, जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं, नहीं उठा सकती हैं, या भारत में विदेशी संस्थागत निवेश सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। और 3 में दे रखा है कि शेयर बाजार यानी कि स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच यानी कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। देखिए इन तीनों स्टेटमेंट्स में पहला जो स्टेटमेंट है जो बात कर रहा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो की, ये बैंक्स के लिए है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इसको यूज नहीं कर सकती। बाकी के जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों करेक्ट हैं। तो मतलब 2 और 3 करेक्ट होने से आपका डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता है। 53 में क्या पूछा है स्क्रीन पर आप देखेंगे, जिसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड से संबंधित यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस आपके सामने, सही आपको बताना है। देखिए तीनों ऑप्शंस पे आप ध्यान दें, इंश्योरेंस कंपनीज की बात कर रहा है, पेंशन फंड्स की बात कर रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा है। तीनों ही ये इसमें व्यापार कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न संख्या 54 देखिए, और ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझना है और सर अभी आपको समझा भी देंगे। जिसमें पूछा है कि जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है या मोटर वाहन है या मुद्रा की अदला बदली है। तो वो पूछा है उसने कि किन्हें वित्तीय लिखत यानी कि इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें हम तो हम उन्हें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है बाउंडिंग, मतलब जिसे कि जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। अब मोटर व्हीकल लेकर के आप जाएंगे कहीं, आप कहेंगे भैया जरा चाय की पत्ती दे देना, दे देगा क्या कोई? बात समझ रहे हैं? मतलब जिसके यूज से आप बाजार से चीज़ें खरीद सकें, उसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर जो आपका ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और करेंसी फेयर, ये दोनों ही आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं। मोटर व्हीकल को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता है जी। तो इस हिसाब से आपका 1 और 3 मानते हुए आंसर होगा डी। देखिए अगला प्रश्न 55वां प्रश्न है। देखिए अब तक जो प्रश्न थे ये सामान्य से प्रश्न थे और ये भी जो 55 प्रश्न संख्या ये भी सामान्य सी है। और जो हमारी प्रारंभ IAS अकेडमी यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न है लगभग क्लास में ऑफलाइन जो चल रही है उसमें करा भी दिए हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न आपको जो दिखाई दे रहा है 55 में जो 4 ऑप्शन है, पहला दे रखा है कि कृषि उत्पाद का भंडारण, डेयरी फार्म है ना, खनिज की खोज, कपड़ा बुनाई, वो सेक्टर पूछ रहा है जो सेक्टर है ना हमारे एग्रीकल्चर के। तो सर अभी आपको इसका आंसर बताएंगे। देखिए एक बात ध्यान दें कि इसमें पहली बात क्या कर रहा है, कृषि उत्पादों का भंडारण क्या कर रहा है? कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हो रही, ना प्राकृतिक रूप से कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही, तो ये द्वितीय क्षेत्र नहीं है। अगली बात क्या कह रहा है, डेयरी फार्म प्राथमिक, भैया आप पशुपालन कर रहे हैं, डेयरी लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक चीज़ों को आप प्राप्त कर रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो ये ठीक है। खनिज की खोज, ये सर्विस सेक्टर का काम है। खनिज की खुदाई की बात नहीं हो रही, खोज मतलब जो हमारे जियोलॉजिस्ट करते हैं, जो वैज्ञानिक करते हैं, तो ये सेवा क्षेत्र का या तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे। अगला कह रहा है कपड़ा बुनाई, मतलब प्राकृतिक जो उत्पाद था उसे लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, तो यह भी द्वितीय क्षेत्र है। मतलब कि 3 इनमें से सुमेलित हैं जी, मतलब कि केवल 3 आप कह सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन सी है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सर ना केवल आंसर दे रहे हैं साथ ही साथ उसका एनालिसिस भी करा दे रहे हैं। ठीक, तो वो और एक बार ध्यान रखें सभी जितने भी मेरे दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को और भी उन बच्चों तक पहुंचा दे जो अपने आंसर्स को चेक करने चाह रहे हैं। तो इतना प्लीज आप लोग भी कोऑपरेट कीजिएगा। अगला प्रश्न 56, निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार करें। 4 आपके पास कथन दे रखे हैं और उसमें पूछा गया है कि संधारणीय विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किसे जाना जा सकता है? देखिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में ये चारों ही जो चीज़ें दी गई हैं आपकी, उन चारों को ही यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो एग्रीकल्चरल रेजिड्यू है या कॉर्न ग्रेन है या वेस्ट वाटर जो है आपका ट्रीटमेंट स्लज है या आपका वुड मिल वेस्ट है। ये चारों ही चीज़ें इसमें प्रयोग हो सकती हैं। आपका ऑप्शन उस हिसाब से सी करेक्ट है।
अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी, दो प्रकार की पूंजी जो आपसे एग्जाम में पूछी है, कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी, और कुछ वस्तुएं दे रखी हैं आपके सामने, ऑप्शन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्रश्न, और कुछ ऐसे ऑप्शन सर आपको भी इसका आंसर भी बताएंगे। इसे समझिए, यहाँ पे आपने दो बातें की हैं, एक कार्यशील पूंजी और एक स्थिर पूंजी। कार्यशील पूंजी का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल और एक होती है फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, जब भी आप काम करें आपको बार बार वो खर्चा आएगा, और फिक्स कैपिटल के एक बार आपने लगा दिया फिर काफ़ी लंबे समय के बाद ही आना है। और पहली बात क्या कह रहा है, फार्मर्स प्लग, वो रोज थोड़ी खरीद के ला रहा प्लग, एक बार खरीद लगा उससे जो है जुताई करता रहेगा, तो वर्किंग कैपिटल नहीं है, फिक्स कैपिटल है। तो पहला इन्होंने वर्किंग कैपिटल माना तो गलत हो गया। अगली बात क्या कह रहा है, कंप्यूटर, भाई आप कंप्यूटर एक ही बार तो खरीद के लाते हैं, आप रोजाना उस पर काम करते हैं, तो एक फिक्स कैपिटल आपने की। अगला बात कर रहा है यार्न यूज्ड बाय द वीवर, मतलब वीवर जब भी वीविंग करेगा तभी उसको यार्न की जरूरत पड़ेगी, बार बार पड़ेगी, तो ये वर्किंग कैपिटल है ना कि फिक्स कैपिटल। अगली बात कह रहा है पेट्रोल, पेट्रोल भी वर्किंग कैपिटल है। जब भी आप व्हीकल अपना चलाएंगे, चाहे बाइक चलाएं, कार चलाएं, जो भी चलाएं, जब भी आप यूज कर रहे हैं उसे, आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो ये भी कैसा है, वर्किंग कैपिटल है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही होना चाहिए, जिसमें कि केवल दो की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 58 है, और इस 58 में आप देखेंगे जिसमें 3D आभासी वर्चुअल इसके बारे में पूछा है, और सर इसके बारे में भी आपको इसका आंसर भी देंगे। काफ़ी चर्चा का विषय है आजकल, ये मेटावर्स है, आपने खूब इसको वीडियोस वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में आप देखते हैं, ये मेटावर्स के बारे में बात हो रही है, जो कि आपका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न संख्या 59, और आपको फिर से बता दें सेट सी है और प्रश्न संख्या 59 है, और जिसका प्रश्न में ये पूछा गया है कि विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम या नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कोई भी बैंक जो बाहर से आ रहा है उसे पहला काम करना होता है कंपनीज एक्ट के तहत यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ उसकी बात नहीं की है, लेकिन जो दोनों ही ऑप्शंस आपके दिए हैं कि कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है, या बोर्ड सदस्यों में कम से कम 50% भारतीय होने चाहिए, ये दोनों करेक्ट हैं। मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, और आपका ऑप्शन होना चाहिए सी। ठीक। अगला प्रश्न संख्या 60, और जिसमें पूछा गया है कि भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR से संबंधित आपसे इसमें कथनों पर विचार करने के लिए प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है अभी यूपीएससी में, तो इसके कथन जो है 2 दे रखे हैं, और आपको इसमें से सही प्रश्न को, सही कथनों को चूज करना है। देखिए, यहाँ ध्यान दें, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर कोई कंपनी कोई ऐसा एक्सपेंस कर रही है जिसका फायदा उसे डायरेक्ट होना है या उसके एम्प्लॉइज को होना है, तो वो CSR कैसे होगा? CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सोसाइटी के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी का आप निर्वहन करते हैं, तो ये तो CSR नहीं हुआ, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका नहीं माना जाएगा, तो उन्होंने कहा है तो सही हो गया। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि कोई न्यूनतम वैल्यू इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, लाभ का 2% आपको करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट कहता है। तो मतलब क्या हुआ कि पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, उसके हिसाब से केवल एक जो आपका आंसर है ए, वो करेक्ट है। अगला प्रश्न 61, जो कि विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटर किस संदर्भ में, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, और सर अभी इसको आपको बताएंगे इसका आंसर क्या है। जो लघु विखंडन या मिनी जो बात कर रहा है, मिनी रेडिएशन वाली जो बात हो रही है, मिनी फ्यूजन, मिनिएचर फ्यूजन वाली जो बात हो रही है, वो गलत है इसमें। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, 2 और 3। प्रश्न संख्या 62, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है, जिसमें पूछा है कि कथन 1 कथन 2 में पूछा है, जो कि बृहद तारे और वामन तारों की तुलना, इन सबसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो जाइंट स्टार और ड्वार्फ स्टार की बात करें, देखो कॉन्सेप्ट समझ लो थोड़ा सा। ड्वार्फ स्टार क्या है, वो छोटा तो होता है, लेकिन उसके अंदर जो फ्यूजन का रेट है, मतलब हाइड्रोजन को यूज करने का जो रेट है, वो कंपैरेटिवली जाइंट स्टार के मुकाबले बहुत कम होता है। इसीलिए वो जाइंट स्टार होते हुए भी उसकी लाइफ कम रहेगी, ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स, ये गलत है। अब ये एक स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपको आंसर सीधा मिल गया, और दूसरे में इन्होंने कह भी दिया है उसी बात को कि रेट इज फास्टर, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और उस हिसाब से ए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो डी आपका आंसर करेक्ट है। प्रश्न 63, जो कि फिर से उसने आपसे पूछा है, जैसे 4 ऑप्शन दिए और उसमें पूछा क्या है कि मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। हाँ, इंक्रीजेस ब्लड फ्लो और डायलेट्स करता है ब्लड वेसल्स को, और सिंथेसाइज होता है ह्यूमन बॉडी में। ये कुछ भी नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका बी रहेगा। साइंस का जनरल क्वेश्चन है, जो आपने क्लासेस में भी पढ़ा होगा पहले,
जी, अगला प्रश्न 64 जिसमें कुछ गतिविधियों पर विचार करने के लिए दिया गया है। इस प्रश्न में आप लोग देख रहे होंगे जिसमें 3 विकल्प दे रखे हैं, जिसमें पहले विकल्प में, दूसरे विकल्प में, तीसरे विकल्प में, और पूछा क्या है, उन विकल्पों से संबंधित ये पूछा है कि कितनी गतिविधियों में जो रडार है इनका उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है। देखिए यहाँ 3 ऑप्शंस आपके दिए हैं कि मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब वर्षण, जो वर्षा है उसकी जो है मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो हाँ, राडार 200 किलोमीटर तक की आपकी जो वर्षा कब होने वाली है, क्या हो रहा है, उसको आपको पता कर सकता है। पहले बात में कही है पैसेंजर्स अगर वहाँ जा रहे हैं एयरपोर्ट या कहीं पर, वो नार्कोटिक्स को ले जा रहे हैं या नहीं, ये चीज़ राडार नहीं कर सकता है। एयरपोर्ट पर आप देखें कि अगर ऐसा हो तो एयरपोर्ट पर घुसने से पहले पकड़ लेंगे, घुसने ही नहीं देंगे, वहाँ एयरपोर्ट पर क्यों पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये पहला जो ऑप्शन है वो गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरे की बात कर रहा है माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, जो जीव जंतु हैं या पशु हैं उनका जो संचरण है उसको निगरानी करने की, तो ये बिल्कुल बात ठीक है। आपने ज्योग्राफी चैनल या इस तरह के जो चैनल्स हम पे देखा होगा कि टैगिंग की जाती है एनिमल्स की और उन्हें पता रखा जाता है कि ट्रैकिंग की जाती है उनकी कहाँ पर है। तो 2 और 3 दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं और उस हिसाब से आपका ऑप्शन होना चाहिए ओनली 2, दैट इज बी। जी, अगला प्रश्न 65 बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है जो करंट अफेयर्स में रहा, संबंधित रहा, और वो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जो आपसे राफेल पूछ लिया है, मिग 29 पूछा है, तेजस MQ-1 पूछा है। देखिए इसमें 5वीं जनरेशन की बात कर रहा है तो आपको राफेल, मिग 29 बड़े नाम लग रहे होंगे, लेकिन ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स नहीं हैं। जो करंट में आपका जो अभी जो भारत का स्वदेशी निर्माण किया हुआ है तेजस MK-1 है, ये 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है। तो केवल एक, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 66 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किन में हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है, तो बताइए। 66 जो हम बात कर रहे हैं केवल आपके कंट्रोल ड्रग डिलीवरी ऑफ पेशेंट्स, हमारी जानकारी के हिसाब से केवल जो हाइड्रोजेल्स हैं उनका प्रयोग इसी में किया जाता है। तो उस हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, केवल एक। प्रश्न संख्या 67 है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन जल संचालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है। ये बहुत साधारण प्रश्न है, यूपीपीसीएस भी एक आध बार पूछ चुका है। ये जल वाष्प है, जो भी हाइड्रोजन को ईंधन मानकर कोई भी व्हीकल चलता है उससे केवल वाटर वेपर ही निकलता है। तो ये बहुत बेसिक प्रश्न है। अगला प्रश्न 68, हाल ही में पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ये है क्या कि वाटर को स्टोर किया जाता है, एक ऊंची जगह होगी एक नीची जगह होगी और पंप करके ऊपर वाले में डाला जाता है और नीचे चला आता है। तो उससे क्या होगा कि वो टरबाइन पर पानी आता है और रेगुलरली एनर्जी का जो है बनना शुरू रहता है। इसीलिए इसे हम कहेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज में ही इसे आप केवल रख सकते हैं, बाकी में उतना उपयुक्त इसे आप नहीं रख सकते, जो कि आपका ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न 69 और बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, काफ़ी एग्जामों में ये रिपीटेड भी रहा है, पूछ भी लिया है कि मेम्ब्रेन बायो रिएक्टरों की चर्चा ये क्यों चर्चा में रहा है। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है। आपने देखा भी होगा कि इसके माध्यम से जो पानी है उसको स्वच्छ किया जाता है, उससे रिलेटेड है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन इसके लिए जो है डी होना चाहिए। देखिए अब तक आपने 69 प्रश्नों को देख लिया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रश्न को लेकर कोई और संशय है तो हमारे इस वीडियो के आपको नीचे नंबर दिया जाएगा जिसमें सर से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है 70, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित यानी कि इंस्ट्रूमेंट हैं। देखो कोलेटरल बोरोइंग और लैंडिंग की बात हो रही है। कोलेटरल बोरोइंग मतलब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो कुछ न कुछ आपसे प्रॉपर्टी मांगता है, तो ये मनी मार्केट या बैंकिंग से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। और कोई भी आपका डाउट रहता है आप उसे फ़ोन, मान लीजिए आप डायरेक्ट नहीं भी कर पा रहे हैं मुझे, आप उसके लिए सीधा ये कर सकते हैं कि आप कमेंट में नीचे अपना कमेंट छोड़ दें, उसका जल्द से जल्द आपको आंसर दिया जाएगा। और प्रयास ये किया गया है कि अधिक से अधिक आंसर्स ऑथेंटिक हों, जिससे कि आप ये इंश्योर कर सकें कि आप पीटी में किस स्थान पर बैठे, उसी के अनुसार आप अपनी आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं। मेंस के लिए भी अलीगढ़ में रह रहे छात्र निश्चित रहें, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तब भी आपको हम मेंस के लिए आगे लेकर चलेंगे।